हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। गाइस, एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज में ये हमारा सबसे लास्ट पेपर है, पेपर नंबर 6, जिसका नाम है टीचिंग अप्रोचेस एंड स्ट्रैटेजीज, जिसमें ऑलरेडी 3 सेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं गाइस। और ये रहा आपका चौथा सेशन, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में लेकर के आई हूँ गाइस। और बिल्कुल भी नंबरों की घबराने की जरूरत नहीं, आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है। पिछले 1 महीने से हम लोग जो है रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन चैनल के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा सफर रहा है गाइस। और बिल्कुल भी ना, मम्मी से कह दीजिए, पापा से कह दीजिए कि नंबरों को लेकर के हमें प्रेशराइज मत कीजिए। हम लोग बहुत अच्छे एग्जाम कर रहे हैं और अच्छा ही रिजल्ट हमारा आने वाला है। जो के अबाउट गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन आपका। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग यूज कर डिस्कस कर चुके हैं। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट रिपीट भी हो रहे हैं, जैसे सीसी गाइस फर्स्ट यूनिट में भी आ रहा है, देखिए। और फिर उधर लास्ट यूनिट में भी आ रहा है, ठीक है। तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऐसे हैं जो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में डिस्कस करे हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है कि कल के पेपर में इम्पोर्टेंट है, उनको मैं लास्ट सेशन में लेकर के आई हूँ गाइस। और कुछ एक ऐसे लगते हैं जैसे फॉर्मेटिव समेटिव इवैल्यूएशन हो गया, सीसी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ग्रुप टीचिंग आप लोगों का प्रैक्टिकल टॉपिक है, मुझे पता ही है, लोग आप लोग कर ही लेंगे इसके ऊपर। तो इस तरह से कुछ एक चीजें जो है ऑलरेडी हम लोग, जैसे टीचिंग मैथ के लिए जो है वो प्रॉब्लम्स क्या होती है, स्ट्रैटेजीज क्या होती है, ये सब हमने डिस्कस करी थी गाइस। और ये प्रैक्टिकल भी आप लोगों ने आईपी वगैरह करा है, तो ये सब आप लोगों को पता है, ठीक है। तो एरर एरर एनालिसिस और ये सारी चीजें जो है हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। जो भी मल्टी सेंसरी अप्रोचेस है, तो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है मैं इस सेशन में आपके लेकर के आई हूँ, ठीक है। पीयर ट्यूटरिंग ये सब भी हम लोग पहले कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट बचे हैं। तो सबसे पहला आपका टॉपिक रहेगा मैनेजिंग यू नो मैनेजमेंट ऑफ चैलेंजिंग बिहेवियर्स, चुनौतीपूर्ण व्यवहार का प्रबंधन। ये चुनौतीपूर्ण व्यवहार होता क्या है? एक्चुअल में गाइस, ये प्रॉब्लम बिहेवियर ही होता है ना। प्रॉब्लम बिहेवियर या जो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर होता है, नेगेटिव बिहेवियर आप लोग कहते हो। तो इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बिहेवियर क्या होता है। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस पेपर में, चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जब पेपर आया था आप लोगों का। लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि उसके बिना ये स्ट्रैटेजीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी। और अब ये पूरा आधा सेशन लगभग इन्हीं की स्ट्रैटेजीज के ऊपर ही है, ठीक है। तो बिहेवियर आप सबको मालूम है कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी दैनिक जीवन की जिसे हम लोग जो है वो देख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना। और जिसका हम लोग मापन कर सकते हैं, एनी एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ विच कैन बी ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड रिकॉर्डेबल, ठीक है। दैट इज कॉल्ड बिहेवियर। अब ये केवल ऐसा थोड़ी होता है कि पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो जो पॉजिटिव बिहेवियर होता है उसको हम लोग स्किल बिहेवियर कहते हैं, और जो नेगेटिव बिहेवियर होता है उसके हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर कहते हैं, या फिर चैलेंजिंग बिहेवियर कहते हैं। क्यों चैलेंज क्यों बोल रहे हैं इसको, चैलेंज वर्ड क्यों दिया? क्योंकि टीचर को क्लासरूम मैनेज करने में, बच्चों को मैनेज करने में, अपनी कक्षा को का प्रबंधन करने में जो है, ये चैलेंजिंग बिहेवियर जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। उसको एक चैलेंज देते हैं कि कैसे इनका जो है सामना करोगे, और किस तरह से इनका सामना करते हुए अपने कक्षा का प्रबंधन जो है वो करोगे। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग रहता है, इसीलिए इसे चैलेंजिंग बिहेवियर्स भी कहते हैं, मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट किस चीज के? क्लासरूम मैनेजमेंट, जिसको हमने ऑलरेडी कल के सेशन में डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब ये चैलेंजिंग बिहेवियर कहाँ पर हो रहे हैं, किन कौन कर रहा है ये चैलेंजिंग बिहेवियर? चिल्ड्रन विथ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हैं, हम लोग शुरू से ही डिस्कस करते आ रहे हैं। चाहे वो आईडी हो, चाहे वो एएसडी हो, चाहे वो लर्निंग डिसेबल हो, है ना। तो ये सारे जो है वो कौन से प्रॉब्लम वाले बच्चे? डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स वाले बच्चे। तो इन सब में जो है इस तरह के बिहेवियर देखने के लिए मिलते हैं। किस तरह के बिहेवियर? ऐसे बिहेवियर जो उनके खुद के लिए नुकसानदायक है, दूसरों के लिए नुकसानदायक है, उनकी लर्निंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनके सोशल एडजस्टमेंट में उनको प्रॉब्लम कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट में वो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर है, एनवायरनमेंट के लिए जो है वो नुकसानदायक व्यवहार है, जिस वातावरण में रह रहे हैं आसपास के लोगों को भी डिस्टर्ब कर रहा है ऐसा बिहेवियर, ये सारे जो है वो चैलेंजिंग बिहेवियर्स कहलाते हैं। ये व्यवहार के कारण क्या होते हैं, क्यों होते हैं ये बिहेवियर? क्योंकि जो है ये आपके बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल कॉजेस भी हो सकते हैं, और सोशल फैक्टर्स भी इसके पीछे हो सकते हैं। किस तरह के बिहेवियर्स होते हैं? जैसे कि बहुत ज्यादा गुस्सा करना, खुद को चोट पहुंचाना, दूसरों को चोट पहुंचाना, अति सक्रिय व्यवहार, हाइपर एक्टिव बिहेवियर, रेपिटेटिव बिहेवियर, है ना।
तो ये सारे आपको पता है पार्ट बी बेसिक एमआर में 10 डोमेन है, वो सारे प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर के ही टाइप्स हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो हम यहाँ पे टूल कौन सा यूज करते हैं, बेसिक एमआर। अब ये चैलेंजिंग बिहेवियर जैसा बताया डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चों में देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो एएसडी, आईडी, एडीएचडी, एडीडी, ये सारों में ये प्रॉब्लमेटिक या एसएलडी, इनमें सब में होते हैं। इनका कारण आपको बताया, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, ठीक है, और मतलब कि जैविक कारण है ना, और आपका जो है वो वातावरणीय भी हो सकता है और सामाजिक कारण भी हो सकता है। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं। अब फिर आपका दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल रहा है फंक्शनल एनालिसिस ऑफ द बिहेवियर, व्यवहार का कार्यात्मक विश्लेषण। दूसरी चीज आपको बता दूं इस टॉपिक के ऊपर बिहेवियर मैनेजमेंट, ठीक है, जिसका कुछ टॉपिक्स आपके इस पेपर में लिए गए हैं। इसके ऊपर पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट चैनल के ऊपर है बिहेवियर मैनेजमेंट के नाम से, उसमें 4-5 मैंने सेशंस डाल रखे हैं और काफी डिटेल में वो सेशंस आपके डाल रखे हैं। तो उसमें आपके बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो कवर होते हैं। तो जिनको डिटेल में पढ़ना हो, हालांकि समय नहीं है अब हमारे पास में, ठीक है, फिर भी अगर किसी को इंटरेस्ट हो और उनकी तैयारी अच्छी हो और आपके पास समय हो, तो आप जो है उनको देख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये इनफ है कल के पेपर के लिए, डोंट वरी। ठीक है, तो प्रॉब्लम बिहेवियर्स इन चिल्ड्रन डोंट अकर इन वैक्यूम। वो कहता है कि ये फंक्शनल एनालिसिस क्या होता है, आप सिंपल भाषा में बोलो तो फंक्शनल एनालिसिस का मतलब है कि व्यवहार को तोड़ मरोड़ करके पूरी तरह से, एनालिसिस का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से ये ना आगे पीछे तोड़ मरोड़ के हर तरीके से देखना, भाई इसके पीछे है क्या, इसके आगे क्या है, एक्चुअल में ये बिहेवियर क्या है, यही चीज डिस्कस करते डिस्क्राइब करती है आपका फंक्शनल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर। तो प्रॉब्लम बिहेवियर वो कहता है कि एक व्यवहार ऐसी चीज है, दूसरी एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना भूली कि व्यवहार जो है वो हेरिडिट्रिकल नहीं होता है कभी भी, व्यवहार हमेशा जो है वो वातावरण की देन होता है। तो वो कहता है कि कहीं भी ये ना हवा में या शून्य स्थान में नहीं होता है, कोई ना कोई हर बिहेवियर के पीछे कोई कारण होता है ना, कि क्यों हो रहा है, चाहे वो स्किल हो चाहे वो प्रॉब्लमेटिक हो। तो ऑल बिहेवियर्स बोथ स्किल और प्रॉब्लम अकर्स बिकॉज दे सर्व ए पर्पस फॉर द इंडिविजुअल। वो कहता है कि एक बच्चा चाहे वो स्किल करे या प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर करे, पॉजिटिव बिहेवियर करे या नेगेटिव बिहेवियर करे, उसके पीछे कोई ना कोई एक पर्पस या एक उद्देश्य जरूर होता है जिसकी वजह से वो बच्चा वो बिहेवियर कर रहा होता है। ठीक है, और ये हर हर व्यक्ति के लिए बात बिल्कुल सही है, चाहे वो डिसेबल हो या नॉन डिसेबल हो। और दो बच्चे जो एक जैसे सेम बिहेवियर कर रहे हैं, चाहे वो प्रॉब्लमेटिक या स्किल बिहेवियर, लेकिन उनके पीछे जो कारण जो होता है वो अलग अलग होता है। इसीलिए आपको जब आपको चैलेंजिंग बिहेवियर को मैनेज करना है तो आपको उस बिहेवियर का फंक्शनल एनालिसिस जो है वो करना होता है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर फॉर ईच चाइल्ड मस्ट then be individualized based upon the understanding of the factor controlling the problematic behavior। वो कह रहे हैं कि जो भी आपको प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाना होगा, क्योंकि हर बिहेवियर के पीछे अलग अलग कारण है। आपको सेम प्रॉब्लम दो बच्चों में दिख रही है, लेकिन उसके होने का कारण जो है वो दोनों में अलग अलग हो सकता है। इसलिए जब उसका मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे तो वो भी आपका इंडिविजुअलाइज्ड होना चाहिए, व्यक्तिगत होना चाहिए, या जिसे मैं आज की भाषा में बोलूँ तो कस्टमाइज्ड होना चाहिए, कस्टमर के हिसाब से जैसी बच्चा है उसके अकॉर्डिंग जो है आप उसका प्लान जो है वो बनाएंगे। दैट इज कॉल्ड बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शनल एनालिसिस। तो ये फंक्शनल एनालिसिस क्या है, the function of, यहाँ देखिए, functional analysis, the function of behavior is determined by the consequences that follow the behavior। ठीक है, एबीसी मॉडल याद आया आपको, मैंने पहले भी इसको कराया था। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट सिंपल मॉडल नोन एज एबीसी मॉडल, ये आपका एब्रीवेशन में भी आ सकता है एबीसी। एक एबीसी होता है, एक एबीए होता है, एक बीबीए होता है। तो जी गाइस एब्रीवेशन बड़ी है, खुल के दिल खोल के उसने इस पेपर में डाल रखे, तो घबराना मत, बस 2-4 बार रिवाइज करना, आपको क्लियर रहेंगी चीजें। ओके, तो रट्टा भी मारना तो दिमाग खोल के रट्टा मारना, आंखें बंद करके नहीं मारने की जरूरत है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो एबीसी किससे रिलेटेड है, फंक्शनल एनालिसिस का मॉडल होता है। ए फॉर एंटीसीडेंट, बी फॉर बिहेवियर और सी फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। वो कहता है कोई भी व्यवहार जो होता है, ठीक है, वो डिटरमाइन होता है उसके पीछे उसका परिणाम क्या है। ठीक है, तो ये चीजें ने बिहेवियर के पहले क्या हुआ और बिहेवियर के तुरंत बाद क्या हो रहा है, ये दोनों चीजें जो है उसको एनालाइज करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 3 इसके महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स होते हैं एबीसी की। ठीक है, तो अब ये क्या होते हैं, ये एक चार्ट के माध्यम से आपको बता रखा है ना, बिफोर, बी, ड्यूरिंग, और ये पहले भी मैंने आपको बताया था आफ्टर और फंक्शंस। वो ये जो फंक्शन है ना, यही उसको फायदा देने वाली चीज है, जो बोल रहे हैं ना कि चाहे स्किल बिहेवियर हो चाहे प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर हो, दोनों को पीछे कोई ना कोई
पर्पस होता है बच्चे के करने का, तो वो ये पर्पस होते हैं, ये 5 पर्पस होते हैं। सेल्फ स्टिमुलेशन, बच्चे को अच्छा लग रहा है वो चीज इसलिए कर रहा है, बच्चे को कोई वस्तु चाहिए, टेंजिबल का क्या होता है, कोई चीज चाहिए उसको, है ना। एस्केप का मतलब होता है बचाव करने के लिए, है ना। और आपका सोशल अटेंशन, आपका मतलब होता है कि आपकी अटेंशन चाहता है बच्चा, इस वजह से वो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर कर रहा है। तो इनके पीछे कोई भी कारण जो है वो हो सकता है। तो एबीसी क्या होता है, किसी भी बिहेवियर, ये जो बी है ना, बीच वाला, ये एक्चुअल में प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है। इससे तुरंत पहले क्या हुआ, इसके तुरंत बाद में क्या हुआ, ठीक है। तो एक हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे कि शशि, सेकंड वाला मैं कर रही हूँ, शशि बैंग्स हर हेड। शशि बैंग्स हर हेड का मतलब क्या है कि जो एक बच्ची है शशि, वो अपना सिर जो है वो दीवार में पटकती है, बैंग करती है ना, सिर को मारना। शशि, अब ये ऐसा ये बिहेवियर है, अगर मुझे इसका फंक्शनल एनालिसिस करना है तो वो कैसे होगा, तो उसके बिफोर कंसे देखना होगा, बिफोर यानी इससे तुरंत पहले क्या हुआ, उसने अपना जो सिर पटक रही है उससे पहले क्या हुआ, शी इज रिफ्यूज्ड अ टॉय बाय द टीचर। एक टीचर ने, जो भी उसकी टीचर है, उसने उसको खिलौना देने से मना कर दिया। तो बिहेवियर क्या हो रहा है, वो अपना सिर पटक रही है दीवार में, है ना। द स्कूल आया गिव्स हर द टॉय एंड शशी स्टॉप्स बैंगिंग हर हेड। तो अब स्कूल की अटेंडेंट टीचर ने तो मना कर दिया और वो चली गई कि उसने नहीं दिया, तो बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि उसको वो अपनी मनपसंद चीज नहीं मिली है ना। तो अब वो क्या कर रहा है, अपना सिर जो, और तो वो कुछ कर नहीं सकता है, तो उसने क्या करा, अपना सिर पटकना शुरू कर दिया। तो जो आया आती है, अटेंडेंट आती है, वो आती है और बच्चे को बोलती है ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या चाहिए, तो बोलते मुझे टॉय चाहिए, तो उसको वो खिलौना दे देती है। और वो अपना सॉरी, अपने जो है सिर जो है वो बैंग करना बंद कर देती है। तो ये टेंजिबल था, इसके पीछे पर्पस क्या था ये काम करने का, कि बच्चे को कुछ चाहिए था, टीचर ने नहीं दिया, उसने वो बिहेवियर कर दिया, आया ने आकर के दे दिया, उसने वो बिहेवियर बंद कर दिया। तो ये इसको बोलते हैं फंक्शनल एनालिसिस ऑफ द बिहेवियर। इसी तरह से 5-6 एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप इसको जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। आइए आगे मूव करते हैं गाइस, टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी क्या होता है, ये आपकी चैलेंजिंग बिहेवियर को मैनेज करने की टेक्निक्स है। एक्चुअल में टोकन का मतलब क्या होता है, आप उसको एक टोकन दे रहे हो, एक टोकन इकोनॉमी, टोकन अर्थव्यवस्था जिसे आप लोग बोलते हैं। मनी क्या होता है, एक्चुअली मनी एक एग्जांपल है, टोकन का ही तो एग्जांपल है कि आप डायरेक्टली मनी को पहनते हो, सिक्का नोट ना पहन सकते हैं, ना हम उसको खा सकते हैं, फिर भी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सिंबॉलिक है, वो किस चीज का सिंबल है, इसलिए उसको टोकन बोलते हैं, है ना। टोकन की जगह जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, सत्संग में जा रहे हैं या फिर कहीं और, आप किसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको शूज उतारने होते हैं, मंदिर में जा रहे हैं, तो आपको वो शूज रखने के बदले में एक टोकन मिलता है ना, कि उसके ऊपर नंबर लिखा होगा, लाइक 7। इसका मतलब आपका जो शूज है वो 7 नंबर के रैक में रखा हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड टोकन। एक सिंबॉलिक, कोई वस्तु हो सकती है, कोई बैच हो सकता है, जिसका किसी चीज से कनेक्शन होता है, क्या होता है आगे देखते हैं। टोकन इकोनॉमी इज ए बिहेवियरल इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी। ये एक स्ट्रैटेजी है जिससे बिहेवियर मैनेज हम लोग करते हैं। इट इज यूज टू रीइंफोर्स पॉजिटिव बिहेवियर इन चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसऑर्डर सच एज एएसडी, आईडी और एडीएचडी। तो ये हम डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के जो बच्चे होते हैं उनको रीइंफोर्स करने के लिए, उनके रीइंफोर्स किसको करोगे, पॉजिटिव बिहेवियर को, उनको रीइंफोर्स करने के लिए हम इनका जो है वो उपयोग में लाते हैं। कैसे लेके आके आते हैं, टोकन इकोनॉमी प्रोग्राम्स आर फाउंड टू बी वेरी यूजफुल व्हाइल रिवार्डिंग चिल्ड्रन इन ग्रुप्स। अब टोकन यदि आपको किसी को देना है, ठीक है, तो वो ग्रुप में ही कहते हैं, ये ग्रुप के में देने का जो है तरीका है। इंडिविजुअली अकेले में आप टोकन देंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। This procedure involved given token rewards for appropriate or desirable behavior programmed by the child. The token can be later exchanged for other reward. अब ये कहानी कैसे समझ में आएगी, मैं आपको आने वाली पिक्चर से समझाती हूँ आपको। पहली बात तो यहाँ पे क्या बोला है, पहले तो आप पॉइंट ध्यान में रख लीजिए कि एक तो बोल रहा है कि वो ग्रुप में देनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज उसने कही है कि अप्रोप्रिएट टारगेट बिहेवियर के लिए, अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर आप चाहते हो कि उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए देते हो। और बाद में इन टोकन से हम जो है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना वो टोकन तो आप खा नहीं सकते हो, पहन नहीं सकते हो, तो उसको आप जो है एक्सचेंज करने में, उसके बदले में वो अपनी मनपसंद जो है चीज ले सकता है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं, एक बिहेवियरल टीचिंग स्ट्रैटेजी है, दैट्स ऑल। इतनी पॉइंट, 6 पॉइंट याद है, बहुत है। आगे चलते हैं, ये देखिए अब ये पिक्चर बहुत कुछ आपको कह रही है, टीचर है, बच्चे हैं, क्लास है आपके,
अब यहाँ पे इस बोर्ड को देखिए, दिस इज कॉल्ड टोकन बोर्ड, है ना। तो ये आपके टोकन्स है ना, एक एक कील लगा हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने ऐसा सर्कल करके आपके गत्ते के काट रखे हैं, जो टोकन है। कलरफुल हो सकते हैं, आपके जो है मेटल के हो सकते हैं, किसी भी तरीके से बना करके टीचर अपने पास एक बॉक्स में रख लेता है। अब यहाँ पे ये 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों के नाम लिखे हुए हैं कि रामू है, विजया है ना, कविता, कांत है, वट जो भी इनके नाम है, ठीक है, वो हो सकता है। अब इनको डिजायरेबल बिहेवियर, ये जो लिखे हुए हैं ना, ये क्या लिखे हुए हैं, उनके बिहेवियर है, डिजायरेबल बिहेवियर है। तो टीचर चाहती है कि ये बिहेवियर उनके अंदर आ जाना चाहिए, और टीचर उनको इसके बाद पे अगर वो ऐसा बिहेवियर करते हैं, लाइक एक बच्चे का, मैंने ये जो बच्चे को पकड़ के खड़ी है, टीचर ने उसके लिए ये बना रखा है कि अगर आप जो है 20 मिनट्स की क्लास में एक बार भी बीच में से उठोगे नहीं, ठीक है, नहीं तो उसका प्रॉब्लम बिहेवियर क्या था कि बार बार उठ उठ के शुशु जाना है, बार बार बाहर उठना है, ये प्रॉब्लम होता है। तो टीचर ने बताया कि आपने अगर ये नहीं करा 20 मिनट की क्लास में एक बार भी बीच में से नहीं उठना, तो आपको एक टोकन जो है वो दिया जाएगा एक दिन में, ठीक है। अब वो बच्चे को सारे बात समझा रही है, तो बच्चा एक दिन ऐसा करता है तो उसको एक टोकन, अब वो टोकन के लेने की वजह से, क्योंकि उसको टोकन चाहिए, वो ऐसा बिहेवियर करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये आपका रहा एक पूरा चार्ट। अब टोकन एक्सचेंज कैसे होगा, ये तो टोकन की बात होगी, बोर्ड कैसा होता है, तो ऐसे अब ये बोर्ड टीचर बच्चे ने ना कमा लिया एक तरह से। इकोनॉमी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये उसकी अर्निंग है, उसने 5 टोकन कमा लिए। अब खाली गत्ते को थोड़ी ना खाएगा, ये मेटल की चीज को थोड़ी ना खाएगा, तो करेगा क्या, एक्सचेंज करेगा। कैसे एक्सचेंज करेगा, अब कौन से, टीचर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कौन से बिहेवियर पे आपको टोकन मिलेगा और कौन से बिहेवियर पे आप टोकन को खो दोगे। तो जो मिलेगा वो स्किल बिहेवियर है, जिन पे बच्चा खो देगा वो ऑब्वियसली बात है उसका प्रॉब्लम बिहेवियर है ना। तो एक बच्चा है, उसके लिए टीचर ने कहा कि यदि आप अल्फाबेट ट्रेस करोगे तो आपको 3 टोकन मिलेंगे, 3 नंबर का टोकन मिलेगा, ठीक है। यदि आप जो है किसी बच्चे को मारते हो तो वो 3 नंबर वाला टोकन जो है आपसे ले लिया जाएगा। यानी आपने अपना एक जैसे गुल्लक होती है ना, मैंने ऐसा बनाया, मैंने अच्छा व्यवहार करने पे मुझे चीजें मिल रही हैं, टोकन मिल रहे हैं, तो मैं उसमें भरती गई। जैसे ही मैंने कुछ गलत व्यवहार करा तो मुझसे वो टोकन एक वापस ले लिया गया। तो मेरा एक पिगी बॉक्स है, वो भरा हुआ है टोकन से। तो जब अगर अच्छा करूंगी तो और ज्यादा आता जाएगा, और अगर गलत करे तो उसी में से निकलता चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड टोकन इकोनॉमी। आई होप कि समझ में आ रहा होगा चार्ट को देख करके, और अच्छे से एक बार देखिएगा एग्जांपल्स को। बड़े सिंपल सी भाषा में एग्जांपल दे रखे हैं। यदि बच्चे को जैसे रेड कलर मुझे सिखाना है, तो यदि बच्चा रेड कलर की चीजों के नाम बताता है तो मैं उसको 3 टोकन देने वाली हूँ। रीडिंग की एक्टिविटी है भाई, ठीक है। लेकिन अगर वो किसी से कोई चीज बिना पूछे खोस लेता है, छीन लेता है, तो मैं उसे 2 टोकन वापस ले लूंगी। बात समझ में आ रही है। तो उसके कमाए हुए में से ले रहे हैं ना, तो ये उसने अर्न करे और ये बुरा व्यवहार करने पे लॉस्ट कर देगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये टोकन तो उसने ले लिया, अब ये एक्सचेंज करने का भी कमाने का और खोने का तरीका भी आ गया। तीसरा चार्ट आपको क्या बता रहा है कि एक्सचेंज वैल्यू क्या रहेगी। लाइक बच्चे की मनपसंद चीज है कि उसको एक पीस रिबन का चाहिए, जो चोटी में उसको बांधना है, तो वो 3 टोकन देगा तो उसको ये चीज मिलेगी। यहाँ कोई पैसे का कुछ रोल नहीं है कि घर से कोई पैसे लाने, उसने अच्छा बिहेवियर करने पे जो टोकन कमाए ना, उसके बेसिस पे उसको उसकी मनपसंद चीज या रिवार्ड मिल रहा है। 3 टोकन पे एक रिबन मिलेगा, एक टोकन देने पे एक चॉकलेट मिलेगी। अगर उसके पास 2 टोकन है तो 2 चॉकलेट ले ले, है ना। तो 2 टोकन पे एक खिलौना जो है उसको खेलने के लिए मिलेगा थोड़ी देर के लिए, है ना। लाइक वो बोलो ना, रेंट चार्जेस 10 मिनट्स, लाइक टेडी बियर उसको बड़ा अच्छा लगता है, और लेकिन उसको 10 मिनट उसके साथ खेलना है, तो उसको अपने 2 टोकन देने पड़ेंगे टीचर को, तब उसको वो मिलेगा। बात समझ में आ रही है, किस तरह से बच्चे को बिहेवियरल चीजें सिखा रहे हैं। तो लाइक दैट, तो ये आपके 3-4 टोकन इकोनॉमिक, टोकन बोर्ड ऐसा होता है, फिर टोकन का पाने का और खोने का तरीका हो गया, और फिर जो है आपका ये टोकन इकोनॉमी, किस तरह से बच्चा उसको कन्वर्ट करके, चिप्स चाहिए उसको 5 पीसेस चिप्स के चाहिए तो एक टोकन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोकन इकोनॉमी। नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्स कॉस्ट। ये रिस्पॉन्स कॉस्ट क्या होता है, प्रतिक्रिया मूल्य। मतलब कि आपने जो गलती करी है उसकी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, आपने जो प्रॉब्लम बिहेवियर करे है उसकी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सारी टेक्निक्स आपकी चैलेंजिंग बिहेवियर को कंट्रोल करने की, मैनेज करने की है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रतिक्रिया मूल्य, जो आपने किया उसकी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। तो रिस्पॉन्स कॉस्ट इज a form of punishment used to decrease the likelihood of undesirable behavior and increase the likelihood of desirable behavior. Problematic प्रतिक्रिया मूल्य क्या होता है आपका, ऐच्छिक व्यवहार को बढ़ाने के लिए और अनैच्छिक व्यवहार, प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को कम करने के लिए हम एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट एक तरह से यूज करते हैं। इट इन्वॉल्व्स रिमूविंग
a reward when an undesirable behavior occurs। तो इसके इसमें इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे रिस्पॉन्स कॉस्ट, तो यहाँ पे हम एक रिवार्ड जो है वो बच्चे से ले लेते हैं जब वो किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर करता है। इन अदर वर्ड द टेक्निक इन्वॉल्व द चाइल्ड टू पे ए फाइन। रिस्पॉन्स कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, बच्चे को कोई फाइन पे करना है क्योंकि उसने प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर जो है वो करा है। ठीक है, तो एक ये एग्जांपल रहा आपके पास में रिस्पॉन्स कॉस्ट का। क्या हो रहा है यहाँ पर, बच्चे को टोकन मिला हुआ है, उसको बैच लगे हुए, इस बच्चे को एक मिला, इसको भी एक मिला, और इसको लड़की इसको दो मिले हुए हैं। ठीक है, अब बच्चा क्या कर रहा है, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रही है और ये पीछे जो है वो चिड़िया जा रही है तो उसकी तरफ देख रहा है। ठीक है, तो ये इसने प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर करा, लर्निंग को डिस्टर्ब कर रहा है ना। तो टीचर ने क्या करा, क्योंकि ये प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर कर रहा है, बाकी सब बच्चे तो पढ़ रहे हैं लेकिन ये प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर कर रहा है, तो टीचर ने क्या करा, वो जो उसने कमाया था ना, तो वो जो है उसे एज ए फाइन वापस ले लिया। दिस इज कॉस्ट, रिस्पॉन्स कॉस्ट, प्रतिक्रिया मूल्य। बात समझ में आ गई? तो ये रहा, वो उसने कमाया कुछ अच्छा बिहेवियर करने पे, लेकिन अब गलत बिहेवियर करने पे टीचर ने उससे वापस ले लिया। रिस्पॉन्स कॉस्ट फाइन। ठीक है, समझ आ गई ना? आगे करते हैं रिस्पॉन्स कॉस्ट का और एक एग्जांपल आपके सामने है कि कैसे रिस्पॉन्स कॉस्ट में अर्न करेगा टोकन और वापस देगा, है ना। तो यदि उसने अल्फाबेट को कॉपी करे तो 5 टोकन उसको मिलेंगे, है ना, अभी बोर्ड आया था ना आपके सामने। ऐसे यदि किसी को मार रहा है तो 5 टोकन उससे वापस ले ले जाएंगे, इनका प्रोपोर्शन इक्वल होगा। जैसे 5 सारे अल्फाबेट उसको लिखने हैं तो 5 टोकन, लेकिन यदि उसने 1 से 10 तक नंबर बोले, काम छोटा हो गया ना, तो टोकन भी कम ही मिलने वाले हैं, है ना। आइडेंटिफाई नेम 3 कलर, 3 कलर्स के नाम आइडेंटिफाई करने हैं और वहां पे 26 अल्फाबेट बोलने हैं, तो ज्यादा टोकन मिलने वाले हैं। काम छोटा होगा तो छोटा टोकन, गलती बड़ी होगी तो ज्यादा टोकन, गलती छोटी होगी तो कम टोकन लिए जाएंगे। क्लियर हो गई? आगे वो करते हैं ओवर करेक्शन। ओवर करेक्शन क्या होता है, अति सुधार विधि। अति सुधार विधि क्या होती है गाइस? The use of this technique will not only decrease problematic behavior in children but also teach appropriate ways of learning। अभी तक तो हम जो है अनडिजायरेबल बिहेवियर की बात कर रहे थे, लेकिन ये जो ओवर करेक्शन है, अति सुधार विधि है, ये क्या कहती है कि आपको जो है किस तरह से आप यू नो ना केवल आप जो है वो गलत बिहेवियर को कम करोगे, साथ ही साथ उसको एक सही बिहेवियर सिखाओगे भी सही। ठीक है, ये पिक्चर आपको सारी कहानी बता देगी गाइस। ये देखिए, ये अति सुधार विधि विधि को इसी पिक्चर के द्वारा समझने का प्रयास कीजिए। एक छोटा से बच्चे की क्लास है, टीचर जो है वो एनिमल्स के नेम पढ़ा रही है, कैट लिखना बता रही है, और बच्चा जो है वो क्या, बाकी सब पढ़ रहे हैं, वो क्या करता है, उठ करके डेस्क के ऊपर खड़ा होकर के शुशु कर देता है। बात समझ रहे हो? तो अब ये तो गलत बिहेवियर है, सरासर गलत है भाई, बिल्कुल ही प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है। पहली बात तो क्लास में शिशु करना ही नहीं है ना। और अगर आपको आया भी है, जाना भी है टॉयलेट, तो आपको पूछ के जाना, उसका भी कोई सोशल स्किल मैनर होता है ना। और एक तो आपने तो डबल गलती कर दी कि उठ के क्लास में ही शिशु कर दिया, तो अब दूसरों को भी डिस्टर्ब कर दिया, टीचर को भी डिस्टर्ब कर दिया। अभी टीचर को तो गुस्सा आना बिल्कुल जायज है। अभी टीचर क्या करेगी, ओवर करेक्शन। ओवर करेक्शन में क्या होता है, करेक्शन क्या होगा जरा मुझे बताइए इसमें। करेक्शन ये होगा कि उसने शिशु करा है तो आपको जो है उस जगह को साफ करना होगा, लेकिन मैं बात कर रही हूँ ओवर करेक्शन की, अति सुधार विधि। ये तो सुधार होगा कि जितना गंदा किया है उतने को साफ करिए, लेकिन अति सुधार क्या होगा, ना केवल आप इस जगह को साफ करेंगे, आप पूरी क्लास का पोछा लगाएंगे, पूरी क्लास की सफाई करने वाले हैं। दैट इज कॉल्ड ओवर करेक्शन। क्लियर है? अभी तो और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, एक बार इसको रीड कर लीजिएगा तो आपको जो है, यानी कि हम सही ना केवल ये बता रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि आपको करना क्या चाहिए। तो घर में साफ सफाई करना, कमरे में पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, ये तो एक स्किल बिहेवियर है ना। ठीक है, लाइक नाउ आगे हम मूव कर रहे हैं डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट। ये डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट क्या होता है गाइस? ये एक ये भी एक टीचिंग स्ट्रैटेजी होती है, विभेदात्मक सुदृढ़ीकरण या विभेदात्मक पुनर्बलन जिसे हम लोग कहते हैं। एक तकनीक है जिसका उपयोग हम लोग डिजायरेबल बिहेवियर को, यानी वांछनीय व्यवहार या अच्छे व्यवहार को बढ़ाने के लिए, और प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर या नेगेटिव बिहेवियर को कम करने के लिए जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो ये ना केवल अच्छे व्यवहार को मजबूत करता है, बल्कि जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है उसको भी जो है वो पुनर्बलित होने से रोकता है। ठीक है, तो ये आपके कई प्रकार के होते हैं, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज के बच्चों के लिए यूज होते हैं, ऑल एजेस के बच्चों के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये टेक्निक पेरेंट, टीचर, थेरेपिस्ट और एम्प्लॉयर भी जो है वो हर एज के बच्चों के साथ इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इवन हम और आप भी जो है इसको यूज कर सकते हैं।
तो ये है डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट। तो एक एग्जांपल है आपके सामने डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट का, कि ए स्टूडेंट, पिक्चर के साथ रिलेट कीजिएगा, अ स्टूडेंट हु रिपीटेडली शाउट्स आउट द आंसर ड्यूरिंग क्लास। टीचर जब भी कोई बात पूछती है ना, तो बच्चे बहुत जोर जोर से आवाज देके उसको आंसर दे रहे हैं। नहीं, उसने एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर देना है, तो आंसर देने का सही तरीका क्या होता है कि आपको अपना हाथ ऊपर करना है कि मैं आंसर दे रहा हूं, देन टीचर जिससे भी पूछेगा वो जो है वो आंसर देगा। ये तो होता है सही तरीका। लेकिन अब बच्चे क्या करते हैं, क्या बच्चा ऐसा करते हैं? हम लोग तो क्या करते हैं, जब टीचर बोलती है वो मुझे आता है, सब चिल्लाना एक साथ। और जब एक साथ सब चिल्लाना शुरू हो जाते हैं तो क्या होता है, टीचर आपको क्या बोलती है ना? बीइंग एज ए स्टूडेंट, बीइंग एज ए टीचर, मैं आपको बताती हूँ जनरली टीचर क्या बोलती है, क्यों मछली बाजार बना रखा है, क्यों इतना जोर से चिल्ला रहे हो, सिर्फ हाथ ऊपर करिए, जिससे मैं पूछूंगी वही आंसर देगा। ऐसा ही होता है ना क्लास का एनवायरनमेंट। ओके। तो अब बच्चा जो है वो शाउट करके बता रहा है, शोर करके बता रहा है, तो अनडिजायरेबल बिहेवियर है। तो यहाँ पे टीचर क्या करेगा, उसको इग्नोर करेगा। भाई मैंने आपसे, उससे पूछेगा ही नहीं। वो शोर कर रहा है कि मैं बताऊंगा, लेकिन नहीं, क्योंकि शोर कर रहा है तो वो शोर करना तो गलत चीज है, अनडिजायरेबल है। तो टीचर क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। जब बच्चा इसकी जगह अपने हाथ को खड़ा कर रहा है, वेट टू बी कॉल्ड अपॉन, ठीक है, कि उसकी बारी आएगी, टीचर पूछेगी तब वो जवाब देगा, तो ये तो ऐच्छिक व्यवहार हो गया, अच्छा व्यवहार हो गया। अब टीचर उसके यहाँ जो है उसको जो है वर्बल प्रेज करती, शाबाश बोलेगी, दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट। तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट, विभेदीकरण। टीचर ने बच्चे को अंतर करना बता दिया सही व्यवहार में और गलत व्यवहार में, कि गलत व्यवहार क्या है, आंसर देना ठीक है, लेकिन जोर से चिल्ला करके आंसर देना गलत है। लेकिन वही चीज आप अपना हाथ खड़ा करके टीचर के कहने पर, आप पूछने पर जब आप बोलोगे तो वो सही व्यवहार है। तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट, विभेदात्मक पुनर्बलन। पुनर्बलन में भी डिफरेंस करके आपको बताया जाएगा क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स। ये आपका एब्रीविएशन में भी आया था। ठीक है, डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट का अंतर हो सकता है आपसे 2 नंबर में पूछ ले, DRI DRO क्या होता है। ठीक है। और अगर आपसे डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट पूछा तो आप इसके टाइप्स को सिर्फ नाम इसी तरह से जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है। तो डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट के टाइप्स क्या होते हैं, जनरली 5 टाइप्स होते हैं। DRA, DRI, DRO, DRL, DRH, ये तो मैंने आपको फर्स्ट वाले सेशन में भी बताया था। तो DR से तो सब जगह डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट है। ठीक है। ऑफ अल्टरनेटिव बिहेवियर। ठीक है। अल्टरनेटिव मतलब उससे अलग व्यवहार जब बच्चा करेगा, तो आप यानी किससे अलग, प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर से अलग व्यवहार, यानी ऑब्वियसली अच्छा व्यवहार करेगा तभी जो है आप उसको रीइंफोर्स करोगे। वो व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरा व्यवहार करता है लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो आप उसको रीइंफोर्स करोगे, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव बिहेवियर। ठीक है, विकल्पात्मक व्यवहार। DRI क्या होता है, डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट ऑफ इनकम्पैटिबल बिहेवियर, जस्ट अपोजिट, है ना? बच्चा उठ उठ के बार बार भागता है। यहाँ पे अल्टरनेटिव में तो कोई भी स्किल बिहेवियर होता है, लेकिन इनकम्पैटिबल में जस्ट विपरीत। इनकम्पैटिबल का मतलब होता है विपरीत। ठीक है, तो जस्ट विपरीत होता है। जैसे कि बच्चे का प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है कि बार बार उठ उठ के हाइपर एक्टिव है, बार बार उठ उठ के भाग रहा है, तो विपरीत क्या हो जाएगा, जब बच्चा उसके अपोजिट टिक करके बैठ करके जो है वो कंसंट्रेशन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करता है, तो DRI इनकम्पैटिबल बिहेवियर, विपरीत व्यवहार पे आप रिइंफोर्स करोगे। DRO क्या होता है, अदर बिहेवियर, उसके अलावा कोई भी और बिहेवियर होने पे जो है आप उसको रिइंफोर्स करोगे, यानी कि अगर प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर नहीं कर रहा है, उसके अलावा कोई भी उस समय पे अगर पॉजिटिव बिहेवियर करता है तो आप रिइंफोर्समेंट करोगे। DRL क्या होगा, डिफरेंशियल रिइंफोर्समेंट ऑफ लोअर रेट ऑफ बिहेवियर, यानी कि पूरा व्यवहार चाहे खत्म नहीं भी होगा नेगेटिव, लेकिन जैसे ही उसने थोड़े से पहले से थोड़ा कम कर लिया नेगेटिव बिहेवियर को, तो जो है आप क्या करोगे, उसको रीइंफोर्स करोगे। हाई रेट ऑफ है, तो जहाँ पे आपका जो है वो बिहेवियर पहले से थोड़ा सा स्किल बिहेवियर बढ़ गया है, तो आप जो है वहां पर क्या करोगे, उसको रीइंफोर्स करोगे, दैट इज हाई रेट ऑफ। तो ये 5 प्रकार है। अगर आपको वैसे अंतर नहीं भी पता चले तो बस आपको AIOL और H इनका मतलब पता होना चाहिए। A से अल्टरनेटिव, I से इनकम्पैटिबल, O से अदर बिहेवियर, L से लो रेट ऑफ बिहेवियर यानी व्यवहार कम होना, है ना? तो कम कौन सा होगा, ऑब्वियसली प्रॉब्लमेटिक होगा। और H कौन सा, हाई कौन सा होगा, स्किल बिहेवियर, वो तो हाई रेट ऑफ बिहेवियर। ठीक है, आगे मूव करते हैं। लिप लास्ट लास्ट स्लाइड्स पे हैं हम लोग गाइस, 2-3 टॉपिक और रह गए। ठीक है, तो अंत तक वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें से, चाहे वो 1 नंबर हो, 2 नंबर या 5 नंबर में आने के आपके चांसेस हैं। तो लीप क्या होता है, लीप होता है आपका लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड अल्टरनेटिव बिहेवियर।
ठीक है। लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड अल्टरनेटिव बिहेवियर्स, ये क्या होता है लर्निंग एक्सपीरियंस गाइस? लिप क्या होता है? एक एक्रोनिम है, एक एक जो है एब्रीवेशन है। लिप का फुल फॉर्म क्या होता है? एल से होगा लर्निंग एक्सपीरियंसेस और एपी से होगा अल्टरनेटिव प्रोग्राम। ठीक है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस अल्टरनेटिव प्रोग्राम्स, एपी। ओके, अब ये किन के लिए है? प्री स्कूलर्स और पेरेंट्स के लिए। गाइस इसमें बेशक से मैंने कुछ भी लिख रखा हो, कितना भी लिखा हो, लेकिन मैं आपको इसमें से चीजों को छांटना बता देती हूँ कि आपको पॉइंटर में चीजें जो है वो याद हो क्वेश्चन की फॉर्म में। सबसे पहले तो लीप होता क्या है? तो लीप होता है लर्निंग एक्सपीरियंस एंड अल्टरनेटिव प्रोग्राम। एल ई लर्निंग एक्सपीरियंस, एपी अल्टरनेटिव प्रोग्राम, नहीं भूलना, बिल्कुल नहीं भूलना। अब किन के लिए होता है? फॉर प्री स्कूलर, यानी प्री स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए होता है, यानी कि 6 साल से, 6 से तो स्कूल शुरू हो गया, प्री स्कूल वाले बच्चों के लिए यानी 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए। और पेरेंट्स भी इसमें शामिल, 3 से 6 है तो बहुत छोटे बच्चे, पेरेंट्स ऑब्वियसली उस प्रोग्राम में शामिल होंगे। तो प्री स्कूलर्स और पेरेंट्स। ओके, तो ये क्या है? एक आपका कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी कंपोनेंट एजुकेशनल प्रोग्राम है। जब स्कूल की बात आ गई तो एजुकेशनल प्रोग्राम्स है। ठीक है, ऑटिस्टिक बच्चों के लिए है। ठीक है, यहाँ पे क्या करा जाता है? स्मॉल नंबर ऑफ टिपिकली डेवलपिंग चिल्ड्रंस, छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए, खासतौर से ऑटिस्टिक जो बच्चे हैं प्री स्कूल लेवल के, उनके लिए जो है वो एक एजुकेशनल प्रोग्राम जो है तैयार किया जाता है। उनको डिफरेंट टाइप के लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो इस प्रोग्राम के थ्रू दिए जाते हैं। अब लीप किस चीज के ऊपर बेस्ड होता है? आइडिया क्या है लीप के पीछे? ऑटिस्टिक बच्चों की थ्योरी है, ये तो पहली बात तो ये समझ आ गई, प्री स्कूल और पेरेंट्स के लिए है। ओके, अब दूसरी कहानी क्या है? ये बेस क्या है, कैसे बना ये लीप? लीप इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ऑटिस्टिक चिल्ड्रन विल लर्न बेटर इन इंटीग्रेटेड सेटिंग alongside their typically developing peers, provided that those peers have been taught how to help them। तो ये कह रहा है कि इंटीग्रेटेड जो पैटर्न होता है उसमें लीप जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है। ये बोलता है कि जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं ना, वो कैसे ज्यादा अच्छे से कैसे सीख तो सकते हैं। ओके, स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट के द्वारा इतनी सारी हम लोगों ने मेथड्स पीछे यूज करी थी, तो चाहे वो टीच हो, है ना, चाहे वो पीबीआईएस हो या कोई भी हो, तो सीख तो सकते हैं उससे, है ना। लेकिन कहता है बेटर कब सीख सकता है? लीप कहता है कि बेटर तब सीख सकता है जब उन्हीं के जैसे उनके जो पीयर ग्रुप के बच्चे हैं, जो डेवलपिंग पीयर्स है, यानी कि जो नॉर्मल नॉन डिसेबल जो बच्चे हैं, उनके साथ में जब आप उनको पेयर बना करके, जब आप इंटीग्रेटेड सेटिंग में इकट्ठे में जब वो सिखाते हैं, तो बच्चे जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो सीख पाते हैं। ये आपका, तो ये लर्निंग एक्सपीरियंस यानी देख करके, उनका अनुभव लेकर के जो है वो बच्चे सीखेंगे। ठीक है, दूसरा और क्या कह रहा है? लीप एम टू हेल्प चिल्ड्रन। तो बात समझ में आ गई, फुल फॉर्म देखा किन के लिए है? ऑटिस्टिक बच्चों के लिए है। पेरेंट और प्री स्कूल के बच्चे दोनों ही शामिल होते हैं। लीप के पीछे आइडिया क्या है? लीप के पीछे आइडिया है कि बच्चे जो हैं अपने जो नॉन डिसेबल जो बच्चे हैं उनके साथ ही ग्रुप के बिल्कुल सेम एज वाले बच्चे, उनके साथ जब हम उनको सिखाते हैं पीयर ग्रुप में, तो वो ज्यादा अच्छे से चीजों को सीखते हैं, क्योंकि वो उनकी मदद कर सकते हैं सीखने में। आइडिया ये है। अब दूसरा उद्देश्य क्या है? लीप एम टू हेल्प चिल्ड्रन टू रीच देयर फुल पोटेंशियल सो दे आर बेस्ट एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम एजुकेशन। वो कहते हैं कि लीप किस चीज में मदद करता है? ताकि जो बच्चा है वो अपने पीयर के साथ में लर्निंग एक्सपीरियंसेस का बेनिफिट उठाते हुए मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में जो है वो शिक्षा का लाभ उठा सके। द लीप करिकुलम इज डिजाइन टू कंसंट्रेट ऑन द, क्योंकि अभी भी बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, प्री स्कूल यानी 3 to 6 ईयर्स के बच्चे इसमें आ रहे हैं, तो जो है बच्चा जो है वो बेहतर तरीके से चीजों को जो है वो सीख सकता है, हो सकता है वो रिस्क से बाहर भी आ जाए। तो लीप करिकुलम, करिकुलम क्या होता है? इज डिजाइन टू कंसंट्रेट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनल स्किल, इंडिपेंडेंट प्ले, सोशल इंटरेक्शन, प्री एकेडमिक्स, लैंग्वेज स्किल एंड अडेप्टिव प्ले। तो ये इसके डोमेन है। लीप का करिकुलम क्या होगा? ठीक है, लीप मतलब लर्निंग एक्सपीरियंस एंड अल्टरनेटिव प्रोग्राम, ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, प्री स्कूल लेवल के बच्चों के लिए, तो कहानी यही होगी ना। और किसमें? इंटीग्रेटेड सेटअप में बात कर रहे हैं, उन्हीं के साथ के जो नॉन डिसेबल जो हैं पीयर ग्रुप के बच्चे हैं। ओके, तो अब जो है बात हो रही है कि उसके करिकुलम में सिखाया क्या जाएगा, क्या होगा उस इंटीग्रेटेड और मेन स्ट्रीम वाली एजुकेशन के अंदर? तो वहां पे बच्चों को जो है वो फंक्शनल स्किल, है ना, फंक्शनल स्किल आपको पता है ना, कार्यात्मक कौशल, हम लोगों ने कई बार डिस्कस करा है। इंडिपेंडेंटली प्ले, बच्चा स्वतंत्र खेल खुद से खेल पाए,
आपस में इंटरेक्शन करें, क्योंकि इनको तो सोशल वाली प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम भी होती है, प्री एकेडमिक स्किल सीखे, लैंग्वेज स्किल सीखे, अडेप्टिव बिहेवियर बिहेवियर प्रॉब्लम भी होती है इनमें। ये सारी चीजें जो है वो, लेकिन सेटअप कैसा होगा, इंटीग्रेटेड और मेन स्ट्रीमिंग वाला होगा, डिसेबल और नॉन डिसेबल एक साथ में जो है। और उनके जो नॉन डिसेबल के जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनके थ्रू जो है वो एएसडी का बच्चा जो है बेहतर तरीके से चीजों को सीखेगा। क्लियर हो गई बात? तो ये था आपका लीग। ओके, आगे मूव करते हैं गाइस। आगे है आपका ईएसडीएम। ईएसडीएम ये क्या है? अर्ली स्टार्ट डैनवर मॉडल। अर्ली स्टार्ट डैनवर मॉडल ये भी ईएसडी के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो ईएस से अर्ली स्टार्ट और डीएम डैनवर मॉडल। तो ऑब्वियसली डैनवर जी ने ये बनाया होगा, तो इसीलिए उनके नाम पे ही ये जो है वो बना है। तो प्रपोज्ड बाय रॉजर्स एंड डॉसन, डॉसन के नाम से है। तो डेनवर मॉडल इसका नाम दिया गया है। ठीक है, अर्ली स्टार्ट डेनवर इज ए फॉर्म ऑफ इंटरवेंशन डायरेक्टेड एट यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों की बात कर रहा है। अर्ली साइन ऑफ बीइंग ऑन द ऑटिज्म, ठीक है, जिनमें अभी साइन जो है वो दिख रहे हैं कि ऑटिज्म इनको हो सकता है, इसलिए अर्ली स्टार्ट अभी शुरुआत हुई है उनके अंदर। ठीक है, उनके लिए जो है ये मॉडल है। अर्ली स्टार्ट डेनवर मॉडल इज अ टाइप ऑफ बिहेवियरल थेरेपी। किस तरह की थेरेपी है? कोई प्ले थेरेपी होती है, कोई मैनेजमेंट थेरेपी होती है, ये आपकी किस तरह की बिहेवियरल थेरेपी होती है, बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ एबीए, एबी के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, फाउंडेड ऑन द डेनवर मॉडल विच इज यूज्ड टू असिस्ट ओल्डर चिल्ड्रन विद एएसडी। ठीक है, अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन रेंजिंग फ्रॉम 12 मंथ्स टू 4 years। तो 1 साल से 4 साल के बच्चों के लिए जो है ये प्रोग्राम होता है, बिहेवियर थेरेपी होती है। ठीक है, और आपका जो है वो अर्ली स्टार्ट डेनवर मॉडल इसको जो है वो कहा जाता है। एबीए के मेथड्स को इसमें जो है वो यूज किया जाता है, और इससे ज्यादा का आपको कोई इसमें ज्यादा वो है नहीं। अब ये अप्रोच में होता क्या है, दिस अप्रोच इज डिजाइन टू टीच द बिल्ड अपॉन, ऑब्वियसली बात है, अगर एएसडी की बात करें तो कम्युनिकेशन, सोशलाइजेशन, कॉग्निटिव स्किल, इन्हीं की जो हम लोग इसमें बच्चों को सिखाने की बात करेंगे। अब जो थेरेपी होती है वो किसी भी सेटिंग में जो है वो हो सकती है, वो ऑफिस में, स्कूल में, ग्रुप की सेटिंग में, 1-to-1 सिचुएशन में, घर पे भी आप करवा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका थेरेपी देने का तरीका आपका। ठीक है, इंडिविजुअल हु ऑफर ईएसडीएम सर्विसेज कैन रेंज फ्रॉम, अब ये ईएसडीएम कौन कौन दे सकता है, ये जो सर्विसेज हैं इससे रिलेटेड, साइकोलॉजिस्ट है ना, पेडियाट्रिशियंस जो हैं, बच्चों के स्पेशलिस्ट जो होते हैं, विकासात्मक बाल रोग विशेषज्ञ जिसे आप लोग कहते हैं, बिहेवियरल स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो सकते हैं, स्पीच और लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हो सकते हैं, और अर्ली इंटरवेंशन स्पेशलिस्ट या स्पेशल एजुकेटर्स जो है ईएसडीएम का जो है वो यूज जो है वो करते हैं। ज्यादा याद ना रहे, सिंपल सा इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, और कौन दे सकता है, किस चीज को इम्प्रूव करने के लिए होता है, किस तरह की डिसेबिलिटी के बच्चों के लिए होता है। अगर ये 8-10 लाइनें भी आपको पता है तो आप जो है क्वेश्चन आराम से 5 नंबर तक का आराम से बना सकते हो। क्लियर है? अब एएसडी के बच्चों के लिए कॉमन सेंस लगाइएगा, एएसडी की प्रॉब्लम्स क्या क्या है, ये है, तो अगर उनके इम्प्रूवमेंट के लिए तो उन्हीं प्रॉब्लम को ही तो सॉल्व करोगे, उनका एजुकेशनल प्रोग्राम भी तो उन्हीं से ही रिलेटेड बनेगा। बात खत्म हो गई। तो क्वेश्चन जो है ना, चीजें आपको पता होती है, बस क्वेश्चन को आपको फ्रेम करना जो है वो आना चाहिए। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। यार नाम शाम को इतने बड़े बड़े नाम हैं, अजीब गरीब से नाम है, तो इनको देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी। लास्ट टेस्ट पे आ गए हम लोग, मल्टी सेंसरी अप्रोचेस कौन सी है? 2 अप्रोचेस हैं गाइस, दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी जो है ऑर्टन गिलिंघम की अप्रोच है, और एक जो है आपकी फर्नाल्ड की मेथड है। ठीक है, बस ये दो ही है गाइस। ठीक है, सेशन थोड़ा लंबा हो गया है, बट बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ऑल्टर्न मल्टी सेंसरी अप्रोचेस है दोनों की दोनों, तो ऑलरेडी हम लोग कई बार पढ़ते आए हैं, हमने लर्निंग स्टाइल्स पढ़ी है, वीएकेटी मेथड पढ़ी है, बस उसको ध्यान में दीजिएगा। पहले तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल ज्यादा डिटेल चीजें लाई ही नहीं हूँ, बस जितनी आपके काम की चीजें हैं, जितनी आपको याद रहना, अदरवाइज ये लिंगम अप्रोच के ऊपर पूरा एक सेशन बन जाए, है ना, फर्नाल्ड अप्रोच के ऊपर पूरी की पूरी एक सेशन बन जाए। तो मैं आपको एक एक दो दो स्लाइड में, ठीक है, आपको कुछ पता होना चाहिए। बाकी जितना अभी तक के पेपर में देखे, वो इतना डिफिकल्ट पेपर दे नहीं रहा है, तो क्वेश्चन ऊपर ऊपर से ले रहा है। तो कहने का मतलब ज्यादातर क्वेश्चन आपकी पहली 2 यूनिट से ही कवर हो रहे हैं। ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा, मैं आपको पहले भी बताना चाह रही थी पर मेरे दिमाग से निकल जा रहा था। ठीक है, तो उन पे ज्यादा फोकस करिएगा, उन्हें हम लोग डिटेल में ऑलरेडी कर ही चुके हैं। तो कोई बात नहीं गाइस, एक रात और नहीं सोएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल शाम के बाद में तो 5 बजे के बाद अपना आराम से 1-1.5 दिन अपना खूब सोइएगा। ठीक है,
तो आप भी सोइएगा और मैं भी आराम करूंगी। एनीवे, ऑर्टन गिलिंघम अप्रोच जो है वो क्या है गाइस? ऑर्टन गिलिंघम अप्रोच empowers educators to develop an individualized, structured, multi-sensory plan to teach reading and vocabulary। और ऑर्टन गिलिंघम अप्रोच जो है वो डिस्लेक्सिक बच्चे जो जिनको रीडिंग की प्रॉब्लम है ना, उनसे कनेक्टेड है। उनको हम जो रीडिंग का कंसेप्ट है वो मल्टी सेंसरी अप्रोच के द्वारा जो है वो सिखाने का प्रयास करते हैं। टीच रीडिंग एंड वोकेबलरी। अब मैं इसको याद करने का आपको तरीका बताती हूँ। पहली बात तो ये जो अप्रोच है मल्टी सेंसरी अप्रोच की ही टाइप है, ठीक है। दूसरी चीज है इसको किसने बनाया था, तो नाम से मैं आपको बता रही हूँ, ऑर्टन गिलिंघम अप्रोच वर डेवलप्ड बाय डॉक्टर सैमुअल ऑर्टन एंड एजुकेटर अन्ना गिलिंघम, ठीक है। दोनों के नाम मिला के उन्होंने ऑर्टन एंड गिलिंघम की अप्रोच बना दी। डॉक्टर सैमुअल ऑर्टन और एजुकेटर अन्ना एंड गिलिंघम, तो दोनों ने बनाई थी मिलकर के। तो मल्टी सेंसरी की अप्रोच है, ठीक है। यहाँ पे जो एजुकेटर है, स्पेशल एजुकेटर है, वो क्या करता है, इंडिविजुअलाइज प्लान बनाता है जिसमें मल्टी सेंसरी अप्रोच को यूज किया जाता है। क्या करने के लिए, क्या सिखाने के लिए? टीच रीडिंग एंड वोकेबलरी स्किल, बच्चों को पाठन के कौशल और वोकेबलरी, है ना, शब्दावली कौशल सिखाने के लिए उसका उपयोग करता है, ठीक है। आगे देखिए, दे बिलीव्ड स्टूडेंट विद डिसलेक्सिया, याद रखिएगा ये जो अप्रोच है ऑर्टन गिलिंघम में भी डिसलेक्सिक बच्चे जो जिनको रीडिंग की प्रॉब्लम होती है उनसे संबंधित है, उनके लिए यूज में लिया जाता है। नीडेड अ मल्टी सेंसरी अप्रोच टू देयर लिटरेसी एजुकेशन दैट इंक्लूडेड द यूज ऑफ ऑडिटरी विजुअल एंड मल्टी सेंसरी आ गई ना, VAKT, है ना, विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक, है ना, और टेक्टाइल, ठीक है। तो आपको याद होगा मैंने रीडिंग का कंसेप्ट बताया था, तो उसमें भी ये वाली अप्रोच हम लोग यूज करते हैं। मल्टी सेंसरी अप्रोच का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट, हालांकि ये हम लोग कर चुके हैं, लर्निंग लैंग्वेज बाय ईयर, सुन करके। भाषा कैसे सीखोगे आप? कानों से सुनोगे, मुंह से बोलोगे, आंखों से देख रहे हैं शब्दों को, एंड हाथों से उन शब्दों को लिख रहे हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व लिसनिंग टू साउंड एंड सेइंग द साउंड एंड नेम ऑफ लेटर्स व्हाइल राइटिंग देम, ठीक है। तो ये है ऑर्टन गिलिंघम अप्रोच कि आप शब्दों को किस तरह से सुनोगे, है ना। अगर हमें राम लिखना है तो हम रा आ, आम ना सुन रहे हैं, वर्ड को बोल रहे हैं, उसको लेटर को लिख करके उच्चारण कर रहे हैं। तो ये सारे में हमारी मल्टी सेंसरी अप्रोच जो है वो यूज हो रही है। फिर से की बता रही हूँ किस तरह से यूज हो रही है। लर्निंग लैंग्वेज, बच्चा भाषा कैसे सीख रहा है? ईयर, सुन करके, लिसनिंग, माउथ, बोल करके, स्पीकिंग, आई, सीइंग, देख करके, और हैंड राइटिंग, ठीक है। तो ये सारी मेथड जो है, सारी सेंसेस जो है वो यहाँ पे यूज हो रही है। तो ये थी मल्टी सेंसरी अप्रोच डिस्लेक्सिक बच्चों से संबंधित, कम्युनिकेशन और वोकेबलरी, ये लैंग्वेज और वोकेबलरी सिखाने के लिए मल्टी सेंसेस अप्रोच, डिफरेंट सेंसेस का उपयोग करके। क्लियर बात? आगे लास्ट है आपकी फर्नाल्ड मेथड। फर्नाल्ड मेथड होल्डवर अप्रोच जिसकी हम लोग ने बात करी थी ना, रीडिंग, फंक्शनल रीडिंग करा था, तो उसी से ही कनेक्टेड है। कैसे बच्चों को होल्डवर्ड अप्रोच के थ्रू सिखाया जा रहा है? Fernald method and approach to reading base, ये भी रीडिंग के लिए ही है। On the idea that student learn best when material is presented to several different senses। वो कहता है फर्नाल्ड मेथड कि बच्चा तब बहुत अच्छे से सीखता है जब आप उसको अलग अलग सेंसेस के थ्रू जो है सामग्री को जो है प्रेजेंट करते हो। These methods which imply tracing, hearing, writing and seeing और ऑफर रेफर्ड बाय VAKT, ठीक है। आगे ना मल्टी सेंसरी, द फर्नाल मेथड टीचेस होल वर्ड। होल वर्ड अप्रोच मैंने आपको बताई थी, साइट वर्ड अप्रोच, पूरा का पूरा शब्द एक साथ। आगे आपके फ्लैश कार्ड, बस इसको कनेक्ट रखिएगा, फर्नाल्ड मेथड जो है आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो गाइस ये थी आपकी फर्नाल्ड मेथड। इससे पहले ऑलिंघम, ऑर्टन एंड गिलिंघम अप्रोच हो गई। तो ये आपका आज का सेशन था गाइस। स्टे ट्यून विद द चैनल, है ना। पिक्चर तो अभी बाकी है, पेपर खत्म हो रहे हैं, डिप्लोमा खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। All the best for tomorrow's exam, guys. Thank you so much. Stay tuned with the channel, guys. बहुत सारे प्रैक्टिकल सेशंस जो है आपके सेकंड ईयर में आने वाले हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अपने जूनियर्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, है ना। ये नाइंसाफी होगी अगर आप लोग ऐसा करने जा रहे हैं। तो जो बेनिफिट आपको मिल रहा है उन्हें भी जो है वो देने का प्रयास कीजिएगा चीजें और अच्छे से। गाइस धीरे धीरे, मेरे लिए भी एक लर्निंग स्टेज है, आई एम ऑल्सो अ लर्नर, ठीक है। ओके, टीचिंग बहुत समय
से कर रही हूँ, लेकिन ऑनलाइन टीचिंग जो है मैंने अभी स्टार्टिंग करी है, तो मुझे भी चीजें सीखनी पड़ रही हैं, चीजें मैनेज करनी पड़ती है, उसमें कई बार चीजें जो है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये भी मैनेज हो जाएंगी, है ना। धीरे धीरे टाइम भी मैनेज होएगा, धीरे धीरे चीजें भी और बेहतर तरीके होंगी, जैसे जैसे समय बीतेगा और बेहतर होती चली जाएंगी। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट देने का, नीड बेस्ड चीजें देने का मैं प्रयास करूंगी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, and all the best for tomorrow's exam. Thank you so much, guys.